कभी एक समय था जब हिंदुस्तान केवल एक भूगोल नहीं और रिश्तों का विस्तार था, जहाँ गंगा किनारे की मिट्टी में पंजाब की फसल की खुशबू और बंगाल की बारिश में कराची का संगीत उड़ा हुआ। धर्म का मतलब था भक्ति, इबादत, सेवा और भाईचारा। लेकिन उस भाईचारे को तोड़ने के लिए कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे थे लंदन की कोठियों में, और कुछ साजिशें पक रही थी दिल्ली और लाहौर के बीच। ये वही समय था जब बांटो और राज करो की नीति, जिसने भारत की रगों में जहर फैला, अपने अंतिम और सबसे खतरनाक रूप में सामने आने वाली ना को कभी खुद ही यकीन नहीं था कि वो पाकिस्तान नाम का कोई चीज वजूद में आए। लेकिन सत्ता के भूख और अंग्रेजों की चांद ने जिन्ना को वो बना दिया जो शायद वो कभी नहीं बनना चाहते। मुसलमानों का एकमात्र ठेकेदार और कांग्रेस कांग्रेस ने तब इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने जिन्ना की मांग को असंभव मानकर नजरअंदाज किया। जब तक उन्हें एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो गई। 1946 आते आते देश की गलियों में एक सवाल गूंजा, हिंदू बनाम मुसलमान। और ये सवाल नहीं, ये एक साजिश थी। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान, कलकत्ता में लाशें गिरी, इंसानियत खिसक उठी। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के अपने घरों की दीवारें लगी। देश को धर्म के नाम पर चलाया गया और फिर कहा गया यही तो है पाकिस्तान की जरूरत का सबूत। 1947 साल सिर्फ आज़ादी का नहीं, वो था आंसुओं का सैलाब, वो था रिश्तों की कब्र का। एक लकीर खींच दी गई जिसे हम कहते हैं रेड क्लिफ, और उस लकीर ने वो कर दिखाया जो 100 युद्ध भी नहीं करते। माँ को बेटे से, बहन को भाइयों से, और इंसान को इंसानियत से जुड़ा। लाखों लोग उस दिन सिर्फ अपने घर नहीं छोड़े, वो अपने जड़ें, अपनी मिट्टी, अपने पुरखे, अपने देवी देवताओं, मस्जिदें छोड़े। अमृतसर से लाहौर तक और ढाका से कोलकाता तक खून की नदियां बह रही। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि करीब 10 से 15 लाख लोग मारे गए। 1.5 लाख, देर नहीं, 150 करोड़ लोग, यानी 1.5 करोड़ लोग अपने ही देश में शरण आए। पर हकीकत इससे कहीं ज्यादा थी, क्योंकि बहुत से लाशें तो कभी गिनी ही नहीं। बहुत से औरतें ना मरी लेकिन जीते जी मार दी। वो बहनें जो भारत पाकिस्तान के ट्रेनों में भेजी गई, वो कभी वहां पहुंची ही नहीं। वो ट्रेनों में बलात्कार और कत्ल का शिकार हुई। और वो ट्रेन जब वापस आई तो उनमें सिर्फ लाशें थी, और लाशों पर लिखा था गिफ्ट टू नेहरू और गिफ्ट टू जिन्ना। नेहरू जिनके हाथों में उस वक्त देश का भागदौड़ थी, भावुक उठे, लेकिन भावनाओं से देश नहीं चलाया। सरदार पटेल ने जब देश को जोड़ने का अभियान शुरू किया तो उनकी आंखें बंटवारे की आग में छुपसी हुई। वो जानते थे, समझते थे कि पाकिस्तान की मंशा क्या है, लेकिन उन्होंने समझा अच्छा, क्योंकि देश को अब और टुकड़ों में नहीं बांटना। और उधर पाकिस्तान बनते ही जम्मू कश्मीर की ओर अपने नजरें करा चुके महाराजा हरि सिंह, जो एक हिंदू थे लेकिन एक मुस्लिम बहुल विरासत पर राज करते थे। न भारत में जाना चाहते थे, न पाकिस्तान में। वो चाहते थे स्वतंत्र रहे, आज़ाद रहे। लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर को जबरदस्ती हथियाने के लिए कबालियों को भेजा, जो इंसान की शक्ल में हैवान था। उन्होंने बारामूला में जो किया, वो इतिहास की सबसे काली रात में से एक। बच्चों को दीवारों पे पटक पटक कर मारा, औरतों को मंदिरों में जला दिया गया। और तब हरि सिंह ने मदद के लिए भारत को पुकारा। तो भारत ने भी शर्त रखा कि जब तक साइन नहीं करोगे, यानी कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बनाओगे, तब तक हम सेना नहीं भेजेंगे। और तभी हरि सिंह साइन करते हैं, तभी भारतीय सेना भेजी जाएगी। हरि सिंह ने दस्तखत कर दिए, भारतीय सेना पहुंची, पाकिस्तान को रोका, लेकिन एक गलती हो गई। नेहरू संयुक्त राष्ट्र पहुंच गए और वहां वो मामला जो सेना से सुलझ सकता था वो कागजी विवाद बन गया। भारत ने खुद युद्ध रोक दिया। जब हमारी फौज मुजफ्फराबाद और मीरपुर के पास थी, अगर कुछ दिन लड़ते तो शायद पीओके की नाम कोई चीज नहीं। नेहरू को लगता था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को शांति प्रेमी दिखाना जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी शांति का मजाक उड़ाया। उसने पीओके पर कब्जा कर लिया और आज उसे अपना हिस्सा करता है। और यह सिर्फ एक शुरुआत थी। दोस्तों, साल 1950 और 60 के दशक में चीन, जो पहले खुद को भारत का मित्र बताता था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता था, वो धीरे धीरे हमारे नफ्सों में बदलाव कर देता। नेहरू को जब बताया गया कि अक्साई चीन पर सड़क बन रही है, उन्होंने कहा वो तो रेगिस्तान है, वहाँ क्या होगा, वहाँ क्या रखा है वहाँ। और वो रेगिस्तान नहीं, भारत का हिस्सा था, लद्दाख की आत्मा। और जब 1962 में चीन ने युद्ध छेड़ा, तब हमें समझ आया कि दोस्ती के नाम पर हमने अपना भूगोल तक दांव पर लगा दिया। तब देश की जनता एक ही सवाल था, क्या यही था वो सपना जिसका वादा किया था? 1962 की हार के बाद देश झुका नहीं, और उसकी आत्मा को झटका जरूर लगा। नेहरू टूट चुके थे, और वो जब
1964 में चल बसे तब देश के सामने सवाल खड़ा था कि अगली दिशा कौन देगा, लहरों से लड़ने वाला नाविक कौन बनेगा, इस देश को सुरक्षा किसके हाथों में रहेगी। तब आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, छोटे कद लेकिन अड़िग हृदय वाले। 1965 यानी 1965 में पाकिस्तान ने सोचा कि कश्मीर की आग को फिर से भड़काया जाए। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीरी भेष में भारत में घुसा दिया। उसे लगा था कि कश्मीर की जनता उनके लिए उठ खड़ी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने पलटवार किया और वो पल जब लाहौर भारत को टैंक रेजिमेंट की जद में पाकिस्तान पहुंच गया। इसी युद्ध के बीच शास्त्री ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। देश की जनता उठ खड़ी हुई और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। और तभी ताशकंद में युद्ध विराम पर हस्ताक्षर हुए और उसी रात भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री कहे जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री, रहस्यमयी परिस्थिति में उनको मृत पाया गया। कहा गया उन्हें दिल की दौरा पड़ा, पर आज तक उस रात का सच नहीं मिला। न उनके शरीर का पोस्टमार्टम किया गया, न उनका जांच हुआ। फिर इंदिरा गांधी का दौर शुरू हुआ। दोस्तों, एक महिला जिसे पहले कांग्रेस ने कमजोर समझा, लेकिन जो इतिहास की सबसे निर्णायक नेताओं में से एक बनी। पाकिस्तान फिर से आग से खेल रहा है, इस बार बांग्लादेश, सबका पूर्वी पाकिस्तान। 1970 यानी 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग में पाकिस्तान में बहुमत जीत दर्ज की, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया और तब शुरू हुआ ऑपरेशन सर्च लाइट, एक नरसंहार। ढाका की गलियों में खून बहने लगा, औरतों को बलात्कार किया गया, बच्चों को जिंदा जलाया गया, लाखों से ज्यादा लोग मारे और करीब 1 करोड़ लोग भारत में शरण लेने पड़े, जिनमें महिलाएं बच्चे छूट गए। भारत की सीमाएं सिसक रही। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में शरणार्थी कैंपें लाशों के टीले बन चुके थे। इंदिरा गांधी जानती थी अब वक्त आ गया है जवाब देने, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका और चीन का समर्थन। अमेरिका ने तो चेतावनी दी, अगर भारत ने हस्तक्षेप किया तो हम 7वें बेड़े को नौसेना हिंद यानी हिंद महासागर में भेज देंगे। और यही रूस सामने आता है, वही रूस जो भारत का एक ऐसा मित्र जिसने हर समय भारत को मदद के लिए सबसे आगे है। भारत और रूस का सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का अंग है। ये सिर्फ कागज का नहीं था, ये सिर्फ कागज नहीं था, ये भारत के लिए सुरक्षा कवच बन गए। रूस ने साफ कर दिया, अगर अमेरिका ने भारत को धमकाया तो रूस उसका जवाब देगा। और फिर आया दिसंबर 1971। भारतीय सेना ने पूरी पाकिस्तान में एक इतिहास रच दिया। सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान की सेना को घुटने पर ला दिया। जनरल नियाजी ने 93 यानी 93,000 सैनिकों से साथ आत्मसमर्पण किया। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण करने वाला कोई देश था तो पाकिस्तान था। ऐसा कोई देश ही नहीं बना जो इतना सैनिक के साथ समर्पण किया हो किसी भी जंग में। बांग्लादेश बना, भारत ने साबित किया हमारी शांति को कमजोरी समझा नहीं जाना चाहिए, ना तो हम रणचंडी भी बन सकते हैं। उसी समय जब अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में घुसने की कोशिश कर रहा था तो रूस की परमाणु पनडुब्बियों ने उसका रास्ता रोक दिया। पूरी दुनिया चुप थी और भारत पहली बार गर्व से खड़ा था। कहते हैं ना कि अगर छोटा भाई अगर विपत्ति में है तो बड़ा भाई अगर साथ खड़ा तो हौसला का अंदाज ही कुछ अलग होगा। और ये सब इतनी आसानी से नहीं। इसकी जीत के बाद पाकिस्तान ने बदले की याद में एक और साजिश की। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन भड़काया, जिनमें विदेशी ताकतों का भी था। और फिर 1980 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद की आग भड़की। 1990 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार और पलायन जो इतिहास के सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक। लेकिन किताब में कुछ पंक्तियों तक नहीं। हजारों वर्षों से कश्मीर में रहने वाले हिंदू परिवारों को रातों रात कहा गया, या तो तुम इस्लाम बन जाओ या भाग जाओ या मर जाओ। लोगों को जिंदा जलाते, औरतों को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया और पूरे मोहल्लों को खाली कराया। करीब 5 लाख कश्मीरी पंडित शरणार्थी बन गए। अपने ही देश में अगर शरणार्थी बनना पड़े तो इससे पूरा दिन कौन हो सकता, क्या हो सकता।